नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसवीसी सक्सेस पॉइंट में। 11th के लिए जो सीईटी है, उसमें आपको पता है बच्चों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखोगे तो क्वेश्चन बैंक में आपको लगभग पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों में मिलाकर लगभग आपके पास 250 के आसपास क्वेश्चन है। तो 250 से 25 क्वेश्चन इजीली आ सकते हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे बेटा, वो क्वेश्चन बैंक से ही आएंगे, ऐसा हम मान कर चलते हैं। जो बाकी के जो क्वेश्चन होंगे, मैं भी वो भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए बच्चों। चलो, तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। A dash is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object। यानी अगर हमें स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज करना है तो कौन सी चीज नेसेसरी है? फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, मोशन। तो आप सभी को पता है कि फोर्स इज नेसेसरी होता है। ठीक है, फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपको पता है। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार इज। यानी जो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट है रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार, उनका जो ऑर्बिट वो कैसा है? सर्कुलर है, लीनियर है, टुवर्ड द फोकल पॉइंट है, या फिर इलिप्टिकल है? अगर आपने केपलर का पहला लॉ देखा होगा, फर्स्ट लॉ, तो उसमें कहा गया है कि जो ऑर्बिट होते हैं ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार, दैट इज द इलिप्टिकल। वो कैसे होते हैं बेटा? इलिप्टिकल होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल यार ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। देखो बेटा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये केपलर का थर्ड लॉ है। तो यहाँ पर पूछा गया है, आपको पता होगा क्या होता है, टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब होता है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? द क्यूब, यहाँ पर बनेगा क्यूब, यहाँ पर बनेगा क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो यहाँ पर बनेगा हमारा सी। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? हमारा सी बनेगा। यो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, फटाक से याद रखना है आपको। चलो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते क्या है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses of those bodies and its dash of the distance between them। देखो, न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता है क्या होता है भाई? तो न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन होता है, यहाँ पर आपको पता होगा कि F मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पर क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर बनेगा हमारा ए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको हर एक चीज यार एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। जो फिजिक्स के रिलेटेड जो भी है वो मैं सारी चीज आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल जी इन एसआई यूनिट इज। यहाँ पर हमें पूछा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए बच्चों। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपने देखी होगी बेटा, तो ये होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। क्या होती है बेटा? -11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका बनेगा ए आंसर, ठीक है, आपका बनेगा ए आंसर, ठीक है। अगर इसका यूनिट पूछ लिया जाए तो हो सकता है आपको यूनिट भी पूछ लिया जाए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। और हो सकता है कि आपको इसका सीजीएस यूनिट भी पूछ ले, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपको इसका सीजीएस यूनिट भी पूछ ले, तो आपको लिखना है न्यूटन का मतलब होता है डाइन, ठीक है, डाइन। मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, इस तरीके से आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। कोई भी आपको पूछा जा सकता है। तो चलो बच्चों, सिक्स क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। द डैश फोर्स इज मच वीकर देन द अदर फोर्स इन द नेचर। अब इस हम नेचर की बात कर रहे हैं, तो नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? अब सभी को पता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है इन दिस नेचर, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज, अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ना वो क्या है, यानी कहां पर वो कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। हाईएस्ट एट अ पोल है क्या, क्या हाईएस्ट एट इक्वेटर है, सम सेम एवरीवेयर है, या फिर लोएस्ट एट द पोल है। तो आपको देखा होगा बच्चों कि जो हमारी अर्थ है ना वो थोड़ी सी बल्गे से एट इक्वेटर एंड फ्लैटेड है ऑन द पोल। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ना वो पोल पर हाईएस्ट होती है, और लोवेस्ट कहां पर होती है, लोवेस्ट होती है इक्वेटर पर। कहां पर होती है, इक्वेटर पर, ये आपको याद रखना है। और पोल पर होती है तो कितनी होती है, यहाँ पर होती है 9.873, ठीक है। 73 क्या, 7 नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि 32 इस कुछ ऐसा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो इतना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर बेटा कम होता है, और दैट इज 9.7 होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एट्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। तो एट्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि बच्चों हमें एट्थ क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब स्मॉल जी इज एट इक्वेटर। अब इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पूछी है, सो दैट इज द ए, ठीक है। 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पोल पर पूछे तो बी होगा, पोल पर पूछे तो बी कहना है आपको, ठीक है। 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट पॉसिबली ओनली, जो फ्री फॉल होता है वो कहां पर पॉसिबल होता है, तो फ्री फॉल होता है ना वो सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ, यानी वो कितना होता है 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के कंपेयर में 1/6 से कम होता है, 6 टाइम लेस होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। द पर्सन वेट्स 60 न्यूटन ऑन द अर्थ, हिज वेट ऑन द मून विल बी, यानी एक आदमी है उसका वेट 60 न्यूटन है अर्थ पर, तो मून पर कितना होगा यार, 1/6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो बच्चों ये सारी चीजें थी जो कि हमने देख ली है। अब हम देखेंगे जो आपका सेकंड चैप्टर था उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया, यहाँ पर ट्राइड्स होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सी पर ट्राइड्स होना चाहिए, इन्होंने गलत कर दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, गलत कर दिया इन्होंने थोड़ा सा। चलो देखो, तो डोबे राइनर लेड डाउन द डैश रूल, अब डोबे राइनर ने कौन सा रूल दिया था, दैट इज द ट्राइड्स, मतलब सी बनेगा हमारा, हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा, सी बनेगा, ट्राइड्स होगा, ठीक है। चलो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लेकर आया था मैं। चलो 13 क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल अप टू, अगर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहाँ पर कब तक एप्लीकेबल था, कब तक कह सकते हैं यहाँ पर ऐसा कह सकते हो कि किस एलिमेंट तक एप्लीकेबल था, तो आपको पता होना चाहिए ये एप्लीकेबल था सिर्फ कैल्शियम तक, कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं था, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद है x एंड y आर द टू एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हिच ओबे द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को ओबे करते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बिटवीन x एंड y रिस्पेक्टिवली, कितने हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो ये आपको पता होना चाहिए 6 एंड 13, डी इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा 6 एंड 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एट द टाइम ऑफ द मेंडेलियस डैश एलिमेंट्स वेयर नोन, अब मेंडेलियस के टाइम पर कितने एलिमेंट नोन थे, तो 63 एलिमेंट नोन थे, वहां पर 63 एलिमेंट बेटा वहां पर नोन थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल इका सिलिकॉन वाज लेटर नेम एज, जो इका सिलिकॉन था उसे बाद में हमने क्या नाम रखा, ये आपको बताना है, तो उसका नाम हमने रखा था जर्मेनियम, क्या नाम रखा था बेटा, जर्मेनियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, अब आपको बताना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर कितने पीरियड्स हैं और कितने कॉलम है, तो कॉलम आपको बताना है कि देखो इसका आंसर बनेगा सी, मतलब वहां पर आप देख सकते हो कि 18 कॉलम है, ठीक है, और 7 पीरियड्स है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो चलो, इज द आउटर मोस्ट सेल फॉर द एलिमेंट ऑफ द पीरियड 2, अब जो पीरियड 2 है ना, अब पीरियड 2 है ना, तो वहां पर जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सा है, के है, यल है, यम है, यन है, कौन सा होगा बेटा, बताओ जल्दी से, फास्ट जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर आपको बच्चों बताना होगा, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में अगर बताऊंगा
तो क्या होगा देखो। सो बच्चों अगर आप देखोगे, ठीक है, सेकंड पीरियड में बच्चों अगर आप देखोगे तो वहां पर लिथियम है, बेरियम है, तो उसमें देख सकते हो बच्चों वहां पर जो के एल एम एन इस तरीके से शेल होते हैं। तो हर एक शेल में क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा कि हर एक शेल में, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2n² फार्मूले से। तो यहाँ पर जो होता है ना, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द पीरियड 2 में क्या होता है, यल यल शेल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, द ग्रुप 1 and 2 कंस्टिट्यूएट द ब्लॉक। अब जो ग्रुप 1 and 2 है ये किससे बनाए हुए हैं, ठीक है, जो ग्रुप है 1 and 2, ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर है बेटा यस ब्लॉक। जो ग्रुप 1 and 2 है ना, ये एस ब्लॉक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अगर पूछा जाए, अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि ग्रुप 3 to 12 तक कौन सा है, तो डी ब्लॉक है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए 13 to 18 तक पी ब्लॉक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, वो भी सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। चलो ठीक है, चलो अब 20th क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। अब सेम ग्रुप में एलिमेंट है, ठीक है, वो आपको बताना है कि वो कौन से है। सो बच्चों चलो बताओ कौन सा होगा इनमें से। सो बच्चों हमारा आंसर बनेगा ए, 11 and 19। 11 and 19 ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है बच्चों, ठीक है, सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 11 किसका है भाई, 11 किसका है, एलियम किसका है, तो आपको पता है जो 11 है वो सोडियम का है, ठीक है, सोडियम का है। अगर सोडियम से अगर आप देखोगे, सोडियम के बाद अगर आप देखोगे इस तरीके से, तो जो 19 जो एलिमेंट आने वाला है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 19, वो क्या है, वो आपको पता होगा, वो क्या है, वो पोटेशियम है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वो सेम ग्रुप में है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो, which among the following elements would lose an electron easily। अब कौन से एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। सो आप देखोगे बेटा, ठीक है, जो एलिमेंट लेफ्ट साइड में है, ठीक है बेटा, जो एलिमेंट लेफ्ट साइड में है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि जो सोडियम है ना, वो सबसे लेफ्ट साइड में है, तो सोडियम इजीली वहां पर लूज कर देगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। अब लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है, फटाक से बताओ यार, फटाक से बताओ। चलो, तो लार्जेस्ट एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पर है पोटेशियम। क्या है बेटा, पोटेशियम, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या है बेटा, पोटेशियम, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर देयर डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। अब डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से आपको ये सारी चीजें यहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो चलो लगाओ यहाँ पर। तो देखो, तो सोडियम लेफ्ट साइड में है, तो जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मेटल कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। तो सोडियम लेफ्ट में है, तो इसका मतलब उसके पास सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर हो गए। उसके बाद सोडियम के बाद कौन सा आएगा, सोडियम के बाद देखो बेटा सिलिकॉन आएगा। सिलिकॉन के बाद कौन सा आएगा बेटा, अगर आप देखोगे, ठीक है, एक बार चेक कर लेना वहां पर किस तरीके से, ठीक है। सॉरी, कौन सा आएगा सबसे पहले, सोडियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, सही है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन के बाद क्लोरीन है। तो इस तरीके से आने वाले हैं, तो आपको ये बी याद रखना है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो 24th क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नीचे आते हैं ना, तो कौन सी चीज यहाँ पर कहा गया है कि वो इंक्रीज नहीं होती, तो दैट इज द वैलेंसी। वैलेंसी इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है, वैलेंसी इंक्रीज नहीं होती है बच्चों, ये आपको याद रखना है, वैलेंसी वही रहती है। चलो अब देखो 25th क्वेश्चन क्या है। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम क्या होता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर क्या होता है, जो साइज होती है एटम की वो डिक्रीज होती है। साइज क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, आपको यहाँ पर याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो बच्चों, 26 क्वेश्चन है। विच
ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो बेटा, अगर आप देखोगे तो 18 वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, इज नोन एज अ ग्रुप, बिल्कुल सही है यार। ठीक है, 18 हॉरिजॉन्टल, ये भी नहीं है। 7 वर्टिकल कॉलम, ये भी नहीं है। 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम, हाँ सही है। रोज आर नोन एज अ पीरियड्स। तो देखो बच्चों, जो पीरियड्स होते हैं ना वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। ठीक है, ये भी सही होगा। और 18 वर्टिकल कॉलम है, ये भी सही होगा। ठीक है, चलो चलो, तो बच्चे देखो, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक कहाँ पर होता है आपको पता है? ठीक है, जो बीच में होता है। ठीक है, दोनों के जो आपको देखा होगा कि जो ग्रुप्स होते हैं 3 to 12 तक, जो एलिमेंट्स है ना वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये पता होना चाहिए। उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स। अब जो एटम की जो साइज होती है वो किस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं? बाय इट्स रेडियस, रेडियस के जरिए करते हैं ना। तो ये भी आपको याद रखना है, द साइज ऑफ द एटम इज इंडिकेटेड बाय द इट्स रेडियस। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, 29th क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो, इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल, उसे कहते हैं हम एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटम की रेडियस बन जाएगा ना वो, तो उसे कहेंगे हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ठीक है, चलो, अब 30th क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ। जो एटॉमिक रेडियस होती है ना वो किस चीज में हम मेजर करते हैं? ठीक है, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में। तो आपको याद रखना, वो पिकोमीटर में यूज करते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल होती है ना, तो पिकोमीटर में यूज करते हैं। ठीक है, पिकोमीटर हम यूनिट यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, चलो, उसके बाद देखो बेटा, 31st क्वेश्चन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म द कटायन इज द डैश कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। यानी अगर कोई भी एलिमेंट अगर कटायन फॉर्म करता है तो इस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे? ठीक है, नॉन मेटेलिक कहेंगे, बेसिक कहेंगे, मेटेलिक कहेंगे, एसिडिक कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? तो इसे कहेंगे, आपको पता होना चाहिए, इसे कहेंगे हम मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अगर कटायन फॉर्म करता है तो उसे क्या कहेंगे हम? मेटेलिक कैरेक्टर कहेंगे। ठीक है, चलो, 32nd क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है? इज एन लिक्विड फॉर्म इन द हैलोजन फैमिली। ठीक है, अगर हैलोजन फैमिली फैमिली में अगर आप देखोगे तो लिक्विड फॉर्म में कौन सा होता है? तो अगर आप देखोगे तो जो ब्रोमीन होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हैलोजन फैमिली में ब्रोमीन क्या है बेटा? लिक्विड फॉर्म में होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो, अब 33rd क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है? व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, द एटॉमिक रेडियस। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, क्या होता है भाई? तो वो होता है इंक्रीज। ठीक है, एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर देखो, 34th क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म द अनायन। अब अनायन अगर जो फॉर्म होता है उसकी टेंडेंसी, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की होती है, तो कौन सा कैरेक्टर है? ठीक है, नॉन मेटालिक, बेसिक, मेटालिक, एसिडिक, क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे हम नॉन मेटालिक। ठीक है, पहले हमने देखा था। ठीक है, अनायन फॉर्म करता है तो नॉन मेटालिक, अगर कटायन फॉर्म करता है तो मेटालिक। आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, 35th क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है? द एलिमेंट्स फ्रॉम द जीरो ग्रुप इज कॉल्ड। जो जीरो ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलो फटाक से बताओ। तो जो जीरो ग्रुप में होते हैं ना वो नोबेल गैसेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? हम नोबेल गैसेस कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर, जीरो ग्रुप मतलब नोबेल गैसेस। ठीक है, जीरो ग्रुप मतलब नोबेल गैसेस, आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो, अब हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सारा पार्ट खत्म हो गया। अब चलते हैं हमारे थर्ड लेसन की तरफ। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की तरफ। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या क्या है? देखो बच्चों, उसमें का राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन अ ब्रीफ by using the chemical formula is called। writing the chemical reaction in the brief by using the chemical formula is called, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बेटा हम केमिकल इक्वेशन। उसे क्या कहते हैं बेटा? हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, 37 क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन आयन इंक्रीज और नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीज इज कॉल्ड। यानी अगर कोई आयन है तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, वो अगर मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है।
तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। 38th क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो द केमिकल रिएक्शन इन विच द 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसका एक टाइप यहाँ पर दिया हुआ है। केमिकल रिएक्शन इन विच द 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हुए फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टर, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम डीकंपोजिशन। इसे क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। चलो, इन द केमिकल इक्वेशन द डैश आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द साइड। देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं, आपको पता है कि रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट लिखते हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है वहां पर हम प्रोडक्ट को लिखते हैं। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब 40th क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, aqueous solution of ZnSO4 is added into the aqueous solution of BaCl2. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन है, किस एग्जाम्पल किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बेटा ये है डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, ठीक है। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, ठीक है। चलो अब चलो देखो 41 क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या होता है भाई, सो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट होता है वैट। क्या होता है बेटा, वैट होता है। और वैट को हम जूल पर सेकंड भी लिखते हैं ना, आपको पता होगा जूल पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। चलो, द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे इंडिया में, तो वो होता है 220 वोल्ट का। कितना होता है बेटा, 220 वोल्ट का होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब कॉइल ऑफ मेटल इज यूज। जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं उसमें जो कॉइल यूज करते हैं वो कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हम वहां पर टंगस्टन यूज करते हैं। टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसके जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पेसिफाई द यूजेस इन। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, वो हमें किस यूनिट में आता है, सिंपल लैंग्वेज में तो यूनिट कह सकते हैं, या फिर यूजेस किस में आते हैं, तो यूनिट में आते हैं, ठीक है। एक यूनिट का मतलब क्या है, 36 लाख जूल, 36 लाख जूल, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज, अब एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज इंडिया में, ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बाकी के देशों में हो सकता है अलग हो। दिस डे व्हेन द करंट इन अ सर्किट सडनली इंक्रीज, अगर मान लीजिए अगर करंट अगर सडनली अगर इंक्रीज हो जाए, तो हमारे घर में हम एक स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। स्विचेस आर यूज, उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं एमसीबी। एमसीबी का मतलब होता है मैनिच्योर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अ कॉइल ऑफ एन अलॉय, ठीक है, अ कॉइल ऑफ एन अलॉय डैश इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज ए रजिस्टर। अब जो इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं, कुकर होते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं, नाइक्रोम यूज करते हैं, ठीक है। नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नाइक्रोम, ठीक है। चलो, द राइट हैंड थंब रूल, जो राइट हैंड थंब रूल है ना, वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर, ये हमें बताता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसे क्या है, इसे कहते हैं मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना होगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वहां पर, ठीक है। 49th क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, तो थर्मोमीटर तो यूज नहीं करते हैं, वोल्ट मीटर भी नहीं, इलेक्ट्रिकल मीटर भी नहीं, तो गैलोमीटर यूज करते हैं ना। गैलोमीटर का यूज करते हैं किसके लिए, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर स्मॉल करंट होगा तो वहां पर हम गैलोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब 50th क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द रूल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने यहाँ पर इन्वेंट किया था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, मेंडेलियस। तो कि न्यूटन ने तो ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, केपलर ने तो केपलर लॉ के बारे में बताया था, ठीक है, मेंडेलियस ने तो पेरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, और माइकल फैराडे हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट बनते हैं कि जिन्होंने हमें बताया था
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो 51 क्वेश्चन है बच्चों, देखो 60 क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर रुक जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएंगे, सारे सब्जेक्ट की वीडियो में आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट ऑन द हीटिंग, अब कौन सा सब्सटेंस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है हीटिंग करने पर, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा, अब हीट करते हैं तो क्या होता है, जो लिक्विड वाटर होता है वो तो एक्सपांड होता है, आयन भी एक्सपांड होता है, मर्क्यूरी भी एक्सपांड होता है, लेकिन जो आइस होता है ना, वो आइस क्या होता है, एक्सपांड होता है, आपको पता, सॉरी, हीटिंग करने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसे, तो देखो, अगर हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे ना, 0 to 4, तो वाटर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपांड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, एनामेलस बिहेवियर ऑफ द वाटर कहते हैं ना बच्चों, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन देखो, 52 क्वेश्चन है, इफ द प्रेशर इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, क्या होता है, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। प्रेशर अगर इंक्रीज होता है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है बच्चों, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। तो वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर बाय, ठीक है, अगर एयर में कितना वेपर है तो किस तरीके से मेजर करते हैं, तो इसे हम बच्चों मेजर करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से, किससे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, 54th क्वेश्चन है, ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन द, देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर इट डिपेंड्स ऑन द, देखो बेटा, जो ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर होता है ना, किस पर डिपेंड होता है, सो देखो बच्चों, ये किस पर डिपेंड होता है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। सो अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर, या बिल्कुल इस पर भी डिपेंड होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वेपर, ठीक है, अमाउंट ऑफ वेपर टू मेक देयर सैचुरेटेड, इस पर भी डिपेंड होता है, टेम्परेचर ऑफ द एयर, इस पर भी डिपेंड होता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर पर नहीं होता है, तो 3 पर होता है, 1 2 और ये 3 पर होता है, ठीक है, वॉल्यूम का कोई वहां पर रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो इसे हम रख देंगे और कहेंगे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखो, वेपर इन अ एयर कंडेंस टू फॉर्म, वेपर इन अ एयर कंडेंस टू फॉर्म, अगर अगर वेपर अगर कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, तो वेपर अगर कंडेंस हो जाए तो क्या फॉर्म हो सकता है, तो आप देख सकते हो बच्चों, फॉग भी फॉर्म हो सकता है, स्नोफॉल भी फॉर्म हो सकता है, और रेनफॉल भी फॉर्म हो सकता है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए बी सी, ये गलत है, ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, तीनों भी आंसर हमारे यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। चलो, when the temperature of the water decrease below the 4 डिग्री सेल्सियस, अगर वाटर का टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जल्दी से बताओ, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, जब टेम्परेचर कम करते हैं ना, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपांड होता है बिलो द 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, द रीजन with the cold climate aquatic animal can survive at the 4 degree celsius because ice float on the water is a insulator, ये भी सही है, the heat from the water cannot transfer to the atmosphere, ये भी सही है, the anomalous behavior of the water, ये भी सही है, तो यहाँ पर बनेगा हमारा all of the above, यहाँ पर क्या बनेगा, all of the above, ठीक है। चलो, from the option given below specific heat is maximum, और specific heat किसकी मैक्सिमम होती है, तो आपको पता होना चाहिए आयन की मैक्सिमम होती है, ठीक है, किसकी होती है, आयन की, ठीक है। आइस बॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द शेडेड आइस, अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, तो बेटा ये एग्जांपल है रिजोल्यूशन का, किसका बेटा, रिजोल्यूशन का, ठीक है। चलो देखो, द एसआई यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या है भाई, तो ये है हमारा जूल पर किलोग्राम सेंटीग्रेड, तो ये आपको याद रखना है। तो बच्चों हमने 60 क्वेश्चन देख लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 61 से स्टार्ट करेंगे और 120 तक देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको याद रखना है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों टू ज्वाइन दिस सेशन, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।